WTC फाइनल तो गया ही गया है, BGT भी गया है, बट नथिंग सरप्राइजिंग, एटलीस्ट मेरे लिए तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। अब चीज है कि शायद ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाता हूं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स और इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो एज ए बुलेट पॉइंट नोट करके रखता हूं। शायद इतना ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे वीडियो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूंगा हर एक चीज को अच्छे से कवर करूं, दिल और दिमाग दोनों से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कहां से स्टार्ट करूं। आज के दिन से स्टार्ट करते, ठीक है। कल हमने कहा था कि इंडिया को एटलीस्ट 220 का टारगेट देना चाहिए अगर बुमराह नहीं खेल रहा होगा, और अगर बुमराह खेलता भी है फिर भी 185 का टारगेट देना चाहिए था। कल तक इंडिया 145 फॉर 6 था और 161 पे ऑल आउट हो गया, यानी टारगेट था 162। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बुमराह खेल भी रहा होता फिर भी ये टारगेट 20-25 रन कम था मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। 162 के साथ अगर बुमराह खेलता भी फिर भी इंडिया मैच हार जाता, शायद 2-3 एक्स्ट्रा विकेट गिरता ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। सुबह को क्या होता है, वॉशिंगटन सुंदर जडेजा क्रिस पे होता है। मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूं पैट कमिंस का, लेकिन वो मजबूर कर देता है कि कैसे तू तारीफ नहीं करेगा मेरा। पहले आके जडेजा को आउट कर देता है, फिर एक बॉल डालता है जो गिर के शार्पली अंदर आता है, उस पे वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड, और जो भी टेलेंडर्स बाकी था उनको बोलेंड ने आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर का इंटेंट आज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जब जडेजा आउट हुआ है, आपको पता है इस पिच पे टेलेंडर से बैटिंग नहीं होगा, तो आपको चाहिए था कि आप एक दो बॉल पे बाउंड्री मारो, थोड़ा सा रिस्क लो, क्योंकि एक बॉल चाहिए, एक अच्छा बॉल जिसपे आप आउट हो जाओगे। फिर भी वॉशिंगटन सुंदर डॉट पे डॉट खेल रहा था, ओवर के 5th और लास्ट बॉल पे सिंगल लेने का कोशिश कर रहा था, जो मेरे समझ से बाहर है। अब 162 का टारगेट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कम था, ऊपर से बुमराह भी नहीं था। तो इंडिया को क्या चाहिए था, इंडिया को चाहिए था कि आके जल्दी से जल्दी विकेट ले, और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि अटैकिंग क्रिकेट खेले, क्योंकि एक अच्छे बॉल पे आपका विकेट जा सकता है। अब सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा स्टार्ट करते, क्या करते, आके डाउन द लेग इतने सारे बॉल्स डालता है कि एक 10 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। मैं सोचा गिन के रखूंगा कितने सारे बॉल्स डाउन द लेग डाला है। जिस पिच पे इतना मदद है, उस पिच पे भी आपका लाइन और लेंथ इतना खराब है। दो तो मुझे याद है जो डाउन द लेग वाइड भी हुआ है प्लस बाउंड्री भी गया है, मतलब 5-5-10 रन इस छोटे से टारगेट में आपने गिफ्ट दिया है। पहले ओवर पे 13 रन, दूसरे ओवर पे 13 रन, थर्ड ओवर पे 9 रन, 3 ओवर पे 35 आ गया था 162 के टारगेट पे, आप सोचो। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्ण आके कॉन्स्टस को आउट करता है। उसके बाद लाबुशेन एक लूज शॉट खेल के आउट हो जाता है। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ही स्टीव स्मिथ को आउट करता है, जो बॉल बहुत अच्छा था, एक्स्ट्रा बाउंस था उस पे, अनप्लेबल डिलीवरी था और बहुत अच्छा कैच था जसवाल का। 58 फॉर 3 हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद खवाजा और ट्रेविस हेड, दो लेफ्टिनेंट बैट्समैन ने बहुत धोया है। जब खवाजा आउट हुआ तो बो वेबस्टर आया और पूरा मैच खत्म कर दिया। 27 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर दिया है, 27 ओवर्स में। आप सोचो, थर्ड डे का पिच ये होगा वो होगा, अगर बुमराह नहीं है तो क्या आपसे बेसिक बॉलिंग भी नहीं होगा क्या? बेसिक बॉलिंग कहीं से भी लगा कि ये मैच पे इंडिया था आज? मुझे तो एक टेंट भी नहीं लगा। जब कॉन्स्टेंस आउट हुआ तब भी मुझे लगा कि बहुत लेट हो चुका है। जब स्मिथ आउट हुआ तब भी मुझे लगा कि इधर से भी कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। 27 ओवर में चेंज हो जाता है ये मैच। 3-1 से आप सीरीज हार जाते हो। वो भी एक मैच आप पहले जीत चुके थे, उसके बाद 3 मैच हारना। और अगर बारिश नहीं होता ब्रिस्बेन में, गाबा में, तो 4-1 से आप सीरीज हारते विदाउट एनी डाउट। इस पे कोई डाउट ही नहीं है कि आप 4-1 से सीरीज हारते। आप सोचो क्या हाल है आपका। और जो गाबा में हुआ है, मतलब फॉलो ऑन बचा के एग्जैजरेटेड सेलिब्रेशन, उसमें जीत था हमारा, सब कह रहे थे। क्यों? क्योंकि एमसीजी और एससीजी मतलब मेलबोर्न और सिडनी में बहुत आसान होगा इंडिया के लिए। उधर की कंडीशन हमें बहुत सूट करता है। दो फॉलो ऑन को सेलिब्रेट कर लो, बाकी के दो मैच तो जहां पे होने वाला वो हमारा फोर्टेस है, हम आराम से जीत ही जाएंगे। 3-1 से हम सीरीज हारे, 3-1 से। बो वेस्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि बेहतरीन बैटिंग किया। मैंने कल भी ये चीज कहा था कि अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया सबका बैटिंग देख लो, हर एक बैट्समैन का देख लो, सबसे अच्छा बैटिंग इस पूरे मैच पे बो वेस्टर ने किया है। टेक्निक सुपर्ब है, स्पिन को अच्छा खेलता है, फुटवर्क बहुत अच्छा है, टेम्परमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है। एक जो खासियत है, स्पेशल टैलेंट, कि अगर आप उनको थोड़ा शॉर्ट डिलीवरी डालो कि चेस्ट पे जाए, थोड़ा सा एब्डोमेन के ऊपर जाए, वो बॉल भी उनके लिए हाफ बॉल ही हो जाता है। इतना लंबा है कि खड़ा जब होता है ना, बॉल नीचे रह जाता है। फिर बाउंस पे चढ़ के जो बैकफुट पे पंच करते हैं, बेहतरीन शॉट खेलता है। बॉलिंग भी बहुत टाइट करता है, रन नहीं लीक करता है, विकेट भी लिया है।
तो मेरे हिसाब से होपफुली बहुत अच्छा करियर जाने वाला है बो वेबस्टर का, वही होता है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है डोमेस्टिक क्रिकेट का। तो ये था ओवरऑल सीरीज का स्कोर कार्ड। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस पूरे सीरीज में कुछ ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ है इंडिया की तरफ से जिसका पर्पस मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एक तो एडिलेड टेस्ट के बाद हुआ था, डे नाइट टेस्ट के बाद, जहां पे शुभमन गिल आता है और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहता है कि पैट कमिंस कौन से शॉर्ट बॉल का बात कर रहे हैं। एक रेगुलर बैट्समैन को छोड़ के कोई भी रेगुलर बैट्समैन शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं हुआ है, सिर्फ टेलेंडर से शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है। तो किस चीज का हवा बना के रखा है। और मैंने आपको गिन के कह दिया था उस दिन ही, एक जो वीडियो आया था कि शायद 5 रेगुलर बैट्समैन उस पूरे मैच पे, डे नाइट टेस्ट मैच पे 5 रेगुलर बैट्समैन शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है, जहां पे शुभमन गिल कह रहे नहीं सिर्फ एक ही बैट्समैन शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था वो मुझे समझ में आया कि कौन से डिल्यूशन में रहते लोग। दूसरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है 2 जनवरी को, यानी इस टेस्ट मैच के एक दिन पहले, जहां पे गौतम गंभीर आता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 4 बार देखा है, आज सुबह को भी एक बार देखा है। 10.59 मिनट्स का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो स्टार स्पोर्ट्स के चैनल ने डाला है। गंभीर क्या कहता है वो मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुना देता हूं। अगर किसी ने 40-45 डेज पहले ये बोला होता कि हम इस सिचुएशन में होंगे कि यहां पर सिडनी में आके ड्रॉ कर सकते इस सीरीज को, तो इट्स ए गुड पोजीशन टू बी इन। मतलब अगर गौतम गंभीर को कोई 40-45 डेज पहले कहता कि भाई सिडनी टेस्ट से पहले इंडिया 2-1 से पीछे है, तो गंभीर कहता कि इट्स ए गुड पोजीशन टू बी इन, हम ड्रॉ कर सकते सीरीज को। व्हिच शोज योर मेंटेलिटी। अगर कोई मुझे आगे ये कहता कि भाई सिडनी टेस्ट से पहले इंडिया 2-1 से पीछे है, तो एक जीत के तो ड्रॉ कर सकता है। मैं बोलता क्या 2-1 से हम पीछे, हम 2-1 से आगे क्यों नहीं है, हम 2-2 के लेवल पे क्यों नहीं है, 2-1 से पीछे क्यों है। इसका मतलब ये है कि हम सीरीज कभी जीत ही नहीं सकते। उसके बाद भी अगर आप कहते हो कि इट्स ए गुड पोजीशन टू बी इन, फिर आपका माइंडसेट ये था ये सीरीज ड्रॉ करना भी आपके लिए एक अचीवमेंट है। इससे बेटर तो आप एक कहते कि हाँ हम पीछे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सीरीज अभी हारा नहीं है, हम ड्रॉ कर सकते हैं सीरीज को, बीजीटी को रिटर्न कर सकते। ये ज्यादा परफेक्ट साउंड करता। आपके इंटरव्यू देख के ऐसा लगा कि 2-1 से भी आप खुश हो, जो आपकी मेंटेलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। फिर उनसे पूछा गया, ये जो जिसने भी ये सवाल पूछा ना, उनको इस जवाब से ज्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो उन्होंने सेम पर्सन ने पूछा कि नहीं मैं ये कह रहा हूं कि बैटिंग और बॉलिंग में तो परफॉर्मेंस नहीं है। तो गंभीर ने कहा देखिए ऐसा नहीं है कि बैटिंग ने अच्छा नहीं किया या फिर बॉलिंग ने अच्छा नहीं किया। अगर बैटिंग और बॉलिंग ने अच्छा नहीं किया होता तो हम 2-1 से नहीं, हम और वर्स कंडीशन में, सिचुएशन में होते। आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक सो इतना कुछ वरीसम है। हमारे बैटिंग और बॉलिंग ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं किया, अच्छा किया इसलिए 2-1 से पीछे है, वरना और भी खराब सिचुएशन हो सकता था। इट्स नॉट ओरिसम। चिंता करने का, टेंशन का कोई बात ही नहीं। कौन से दुनिया में जी रहे हैं हमारे कोच। पूरे सीरीज में अगर एक बुमराह को निकाल दो, आज निकाल दिया ना, पता लग गया ना कहां पे बिलोंग करते हो आप। पूरे सीरीज में अगर बुमराह को निकाल दे, जायसवाल को निकाल दो, परफॉर्मेंस का है बैट और बॉल दोनों से। और आप कह रहे हो कि नहीं सब अच्छा करे इसलिए 2-1 से है। अरे 2-1 से अब इसलिए हो क्योंकि मेलबर्न में बारिश हो गया था। सॉरी मेलबर्न में नहीं, गोवा में बारिश हो गया, तो 4-1 से आप सीरीज हारे हो। वो आपको भी अंदर से पता है 4-1 से आप सीरीज हारे हो। आप कह रहे हो नहीं बैटिंग बॉलिंग, अगर कोच ऐसा कहता है फिर टीम में चेंजेस मत करो ना, सेम स्क्वाड लेके आप इंग्लैंड पहुंचो। मैं देखना चाहता हूं अगर आप कह रहे हो कि नहीं बैटिंग और बॉलिंग ओरिसम नहीं है, सब अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं ना सब प्लेयर, तो किसी को ड्रॉप मत करना, सेम टीम लेके इंग्लैंड पहुंच जाना टेस्ट मैच खेलने। तो ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब था, पर्पस क्या था, मुझे आज तक अभी तक बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब रोहित शर्मा द कैप्टन पे आते हैं। सुनील गावस्कर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनपुट था इस सीरीज से पहले। उन्होंने कहा था कि अगर रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट मिस कर रहा है तो जो कैप्टन पहले मैच को लीड करेगा इंडिया को, उसे ही पूरे सीरीज में लीड करना चाहिए। रोहित शर्मा कैन प्ले एज ए बैट्समैन, ये सुनील गावस्कर ने सीरीज से पहले कह दिया था। रोहित शर्मा सेकेंड टेस्ट पे ज्वाइन करते इंडियन टीम को, ठीक है, और कैप्टेंसी उसी मैच से इतना खराब होता है कि आपको पता होगा, मैंने एडिलेड, फिर गवा, फिर एमसीजी में हर एक मैच पे शायद हर एक दिन एक एक चीज को पॉइंट आउट करके, स्पेसिफिकली हर एक चीज को पॉइंट आउट करके दिखाया था आपको कि कहां कहां रोहित शर्मा का कैप्टन ने गलती की है। मतलब फील्ड प्लेसमेंट तो ब्लंडर ही था, ब्लंडर था। इतना डिफेंसिव कैप्टन, यू कैन इवन इमेजिन कि एक बाउंड्री लग जाता है तो फील्डर उधर पहुंच जाता है जहां पे बाउंड्री लगा है, ठीक है। हर एक बाउंड्री के बाद एक स्लिप हट जाता है, एक अटैकिंग फील्डर हट जाता है। स्लिप पॉइंट, शॉर्ट लेग, ये क्या होता है रोहित शर्मा को पता ही नहीं। रोहित शर्मा को लगता है कि स्लिप पॉइंट, शॉर्ट लेग तभी लगाओ 1-2 ओवर के लिए, इससे ज्यादा ये लोग बैठ नहीं सकते।
बॉलिंग रोटेशंस और भी खराब, टीम सिलेक्शन और भी खराब। मतलब एमसीजी में मैंने एक चीज कहा था कि दो स्पिनर्स आपने इसलिए नहीं लिया कि आपको एक बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, आपने जड्डू और वाशी दोनों को एज ए प्योर बैट्समैन खिलाया, दोनों को, जबकि वाशी तो 40-45 ओवर्स के बाद बॉल डालना आता है, पहला बॉल 4-5 ओवर डाल दिया जाता है। और सेम चीज इस मैच पे हुआ, सिडनी के पिच पे जहां पे 7 mm का घास था, इंडिया ने दो स्पिनर्स लिया है। क्या सोच के, आप बताओ क्या सोच के? क्योंकि उनको पता है इनसे बैटिंग होगा नहीं, वॉशी वॉशी बैटिंग से खेल जाए तो कर लेगा, क्योंकि बॉलिंग तो वॉशी ने इस पूरे मैच में शायद 1 ओवर किया है। तो दो स्पिनर्स खिलाने का मतलब क्या था? अगर आप 4 पेसर खिलाते ना, अगर 4 पेसर खिलाते तो शायद बुमराह अभी भी खेल रहा होता, अनफिट नहीं होता, और आज खेल भी नहीं रहा होता, तो और एक एक्स्ट्रा पेसर होता बॉलिंग डालने के लिए। तो रोहित शर्मा का कैप्टन तो इतना खराब था इस पूरे सीरीज में। आप रोहित शर्मा एडिलेड टेस्ट से पहले, यानी डे नाइट टेस्ट से पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि उनको पूछा गया था कि आप कौन से नंबर पे बैटिंग करोगे, उन्होंने कहा केएल राहुल ने ओपनिंग में बहुत अच्छा किया है, तो ये अनफेयर होगा अगर मैं केएल राहुल को हटा के खुद ओपनिंग करने आऊं, तो मैं मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने आऊंगा। ये रोहित शर्मा ने खुद कहा है, अनफेयर होगा। एमसीजी में रोहित शर्मा ओपनिंग करने आ जाता है, ठीक है। कल रोहित शर्मा का स्टार स्पोर्ट के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, जतिन सप्रू और इरफान पठान के साथ, जो हर एक जगह चल रहा है। मैच के दौरान 10 बार, 10 ने 10 से ऊपर बार दिखाया गया कि रोहित शर्मा ने कहा उन्होंने खुद को ड्रॉप किया है, ठीक है, सेल्फलेस तरीके से, क्योंकि उनके बैट से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और उनको पता है उनका फॉर्म नहीं है, तो वो चाहता है टीम के इंटरेस्ट में जो बेटर है वही वो करे। उन्होंने खुद को ड्रॉप किया। उधर खड़े थे जतिन सप्रू, इरफान पठान, किसी ने एक सवाल घुमा के नहीं पूछा कि रोहित भाई आप इतना सेल्फलेस हो, मैं तो मान गया, लेकिन एमसीजी में आप सेल्फलेस होना भूल गए थे क्या? जब आपने खुद कहा केएल राहुल ओपनिंग में अच्छा कर रहा है, अनफेयर होगा हटाना, आप खुद एमसीजी में ओपनिंग क्यों करने आए थे? आपने खुद गिल को क्यों ड्रॉप किया था? आपने केएल राहुल को ओपनिंग पोजीशन क्यों छीन लिया था एमसीजी में? अगर आप इतना सेल्फलेस अभी हो लास्ट टेस्ट मैच पे, तो आपको फोर्थ टेस्ट मैच में क्या हो गया था कि आप ओपनिंग करने आ गए थे? एक बार घुमा के पूछ तो लेते अच्छी तरीके से, जवाब तो सुन लेते कि सोच क्या था उसके पीछे। किसी ने नहीं पूछा, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। फोर्थ टेस्ट खत्म हो गया, कल इतना बड़ा इंटरव्यू हो गया, पूछना चाहिए था ना कि अभी जो आप कह रहे हो, आप सेल्फलेस तरीके से खुद को अपने बाहर किया टीम से, खुद को खुद ड्रॉप किया, गौतम गंभीर ने उनको ड्रॉप नहीं किया, खुद उन्होंने खुद को ड्रॉप किया है। तो फिर फोर्थ टेस्ट में क्या हो गया था कि आप ओपनिंग करने आ गए थे? तब कहां चला गया था सेल्फलेस वाला टैग? एक मतलब हर एक प्लेयर का इतना प्लेयर टीम इतना स्ट्रांग है। जो भी कल हुआ है, आपको पता है कल पूरा दिन क्या हुआ है, इंटरनेट पे क्या हुआ है क्या नहीं, स्क्रीनशॉट मार के किसी ने डाल दिया कि पीआर मैसेज के जब आया था किसी। चलो ये चीज में तो मैं नहीं आता हूं, मैं मानता हूं कि रोहित शर्मा बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो उनका कोई कंपेरिजन नहीं है, कंपेरिजन नहीं इन द सेंस एज एन ओपनर, शायद पिछले कुछ सालों से ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट, नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरे दुनिया में शायद वन ऑफ द बेस्ट था। और ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा सेल्फलेस कैप्टन नहीं है, बहुत अच्छा कैप्टन है, बहुत अच्छा इंसान है, ये मैं मानता हूं। बहुत बार रोहित शर्मा अपने करियर में मुंबई के लिए भी और इंडिया के लिए भी टीम को ऊपर रखा है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन इस सीरीज में जो हुआ है वो सेल्फलेस बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा हमें दिखाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं था, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। और आप सोचो अगर परफॉर्मेंस आपका ऐसा हो, आप मतलब ड्रॉप होना तो ऑब्वियस है। ये आप कह रहे हो कि मैंने खुद को ड्रॉप किया, अगर आप खुद को ड्रॉप नहीं करते ना, गंभीर आपको ड्रॉप कर ही देते, वो ऑब्वियस था, वो डिसीजन चेंज करने का पावर आपके पास नहीं था, और होते भी, और फिर अगर आप फेल हो जाते तो आपको पता है आपको और गाली पड़ता। ऑलरेडी सेकंड टेस्ट से लोग कह रहे हैं कि बुमराह कैप्टन था तब हम जीत रहे थे, आपके बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सब आपको पता है। तो आपने अगर अपने खुद को भी ड्रॉप किया तो ऑब्वियस चीज था, आपको ड्रॉप होना ही था, इसमें कौन सा क्रेडिट लेने की बात है? तो ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। बैटिंग के साथ रोहित शर्मा के इस सीरीज में एवरेज है 6.2, 6.2, जो बुमराह से कम है। बुमराह का बैटिंग एवरेज है 7। आप सोच लो एक बार। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा द कैप्टन, रोहित शर्मा द बैट्समैन, इन दोनों चीज का इस सीरीज लॉस में बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है, मेजर रोल रहा है। ना बॉलिंग रोटेशन सही हुआ, ना फील्ड सही था, ना बैटिंग सही हुआ, कुछ सेल्फलेस मूव नहीं था, ठीक है। जब सेल्फलेस मूव दिखाना चाहिए था एमसीजी में, जहां पे बैटिंग करने का थोड़ा अच्छा था, उधर भी आपसे बैटिंग भी नहीं हुआ, ओपनिंग में आप वापस आ गए थे, ऊपर से केएल राहुल को अपने पीछे पुश कर दिया। बहुत खराब सीरीज गया रोहित शर्मा का, बहुत ज्यादा। और क्रेडिट उनको मिलना चाहिए कि हम सीरीज हारे, बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं एज ए क्रिकेट फैन आपको कह रहा हूं ये चीज, मैं सोच भी नहीं रहा हूं कि रोहित शर्मा क्या है। अब अदर एंड पे पैट कमिंस थे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, पैट कमिंस। लोग कहते हैं कि तारीफ मत करो, सिर्फ इंडियन बॉलर, इंडियन प्लेयर की तारीफ करो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर की तारीफ मत करो, हम सुन नहीं सकते।
पैट कमिंस ने इस पूरे सीरीज में 167 ओवर्स डाला है। इतने ओवर इस पूरे सीरीज में किसी ने नहीं डाला है। 167 ओवर्स, 5 के 5 मैच खेला है, हर एक इनिंग्स में बॉलिंग किया है। एक बार आपने देखा कि वो पैर पकड़ के बैठ गया या फिर बैट पकड़ के बैठ गया, शोल्डर पकड़ के बैठ गया? एक बार आपने उसको इंजर तो दिखा है? हर एक स्पेल पे उतना ही दम लगाता है। स्पीड स्पीड थोड़ा बहुत भी कम नहीं हुआ है। आज आपने सिराज का लास्ट ओवर का स्पीड देखा? 130 के नीचे आ गया था आज सिराज का। पैट कमिंस का पूरे सीरीज में ऐसा एक ओवर नहीं होगा जहां पर उसका स्पीड कम हुआ है। जब जब विकेट नहीं मिलता था, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे थे, पैट कमिंस खुद आता था, मैं ट्राई करता हूं। सो ही अप्लाइज हिमसेल्फ व्हेन द टीम नीड्स हिम। कोशिश तो करता है, और फील्ड प्लेसमेंट में तो, कैप्टेंसी में कोई कंपैरिजन नहीं। इस पूरे सीरीज में पैट कमिंस का कोई कंपैरिजन नहीं। बॉलिंग रोटेशन ब्रिलियंट, प्लेइंग 11 जो भी चूज किया ब्रिलियंट, सैम कॉस्टस का सिलेक्शन ब्रिलियंट, वेबस्टर का सिलेक्शन ब्रिलियंट, मैक्सुनी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। जितना बॉल्स उन्होंने खेला है एडिलेड टेस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मैक्सुनी का भी। तो कहीं पे भी पैट कमिंस से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बैट से 159 रन, बॉल से 25 विकेट्स। आप सोचो 159 रन बैट से बनाए, 25 विकेट बॉल से लिया है, कोई इंजरी नहीं, कुछ नहीं, आराम से खेल रहा है और ना ही गंदा बिहेव करता है। आज ही शायद ऐसा हुआ ना, शायद वॉशिंगटन सुंदर था सुबह को, जब पैट कमिंस बॉल डालना है लास्ट मोमेंट पे वॉशी हट गया था। ठीक है, क्या पैट कमिंस ने घूर के एक बार देखा है कि वॉशिंगटन ने गलत किया, कि इतना लास्ट मोमेंट पे ना नहीं करना चाहिए? सेम चीज आप एक बार जाके एडिलेड वाला टेस्ट देख लो, जब कोई साइड स्क्रीन के सामने से चल के जा रहा था, तो लाबुशेन को एंड मोमेंट पे मना करना पड़ा सिराज को कि भाई बॉल मत डाल, कोई साइड स्क्रीन के सामने चल के जा रहा है। सिराज ने बॉल फेंक के मारा लाबुशेन की बॉडी, जाके देख लो। पैट कमिंस ने किया सीधा, वो किया, चल के निकल गया बॉल एंड डालने वापस। ऑनफील्ड बिहेवियर ब्रिलियंट। तो इसके बारे में तारीफ क्यों ना करूं? एक होता है अच्छा बॉलर, एक होता है अच्छा बैट्समैन, एक होता है अच्छा कैप्टन। इस पूरे सीरीज में पैट कमिंस से कंप्लीट क्रिकेटर, बेटर क्रिकेटर कोई नहीं था, आसपास नहीं था। हर एक चीज में कंट्रीब्यूशन था, हर एक चीज में ब्रिलियंट कैप्टनसी। आपको पता ही है कि मैं थोड़ा नेगेटिव चीज भी लेके चलता हूं, एज यू गाइस कॉल मी पेसिमिस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी सोचता हूं। ऐसा नहीं है कि जब इमोशंस हाई होता है ना, यू लव योर टीम ब्लाइंडली, तो बहुत सारे चीज ना आप नेग्लेक्ट कर देते हो। एक होता है कि अच्छे क्रिकेट से प्यार होना, दूसरा होता है कि अच्छा क्रिकेट जब इंडिया खेले सिर्फ उसी से प्यार होना। दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। मुझे अच्छे क्रिकेट से ज्यादा प्यार है, और अच्छा क्रिकेट अगर इंडिया खेले वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यू जस्ट लव व्हेन योर टीम प्लेज गुड क्रिकेट, यू डोंट लाइक गुड क्रिकेट, देन यू आर नॉट ए फैन ऑफ क्रिकेट। 2011 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता, मैं क्लास 10 में था, मैं बहुत रोया। जब मतलब वो तो खुशी का आंसू था। 2019 वर्ल्ड कप जब इंडिया सेमीफाइनल में हारा, आई स्वेयर ऑन गॉड, आई स्वेयर ऑन दिस चैनल कि मैंने ट्रिमर से बाल उड़ा दिया था, इतना रोया मैं, क्योंकि इस गेम से मुझे इतना प्यार है। और जब इंडिया ऐसा खेलता है तो हर्ट होता है, किसको नहीं होता? डिफरेंस क्या था? इस सीरीज से पहले ना, मैंने पहले कह दिया था कि मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि इंडिया जीतने वाला है इस सीरीज, क्योंकि परफॉर्मेंस पता ना, अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करोगे आपको पता है कि कौन प्लेयर बड़े ओकेजन में अच्छा कर सकता है और किसका फॉर्म नहीं है। प्रॉब्लम यह था कि ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन का भी फॉर्म नहीं था लास्ट 1-1.5 साल में। अगर आप ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी को छोड़ दो, उनका भी स्टीव स्मिथ, खवाजा, लाबुशेन, किसी का फॉर्म नहीं था। डेविड वार्नर तो है भी नहीं अभी। लेकिन डिफरेंस ये था कि एज द सीरीज प्रोग्रेस्ड, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने फॉर्म को पिक किया है, और इंडिया के बैट्समैन जो पहले से फॉर्म में नहीं है उनका फॉर्म और भी डीप हुआ है। तो एक मेजर डिफरेंस था। आप एक बार इंडिया के बैट्समैन के स्टैट्स देख लो इस पूरे सीरीज में। जयसवाल ने 391 रन बनाए, 43 का एवरेज, ब्रिलियंट था। ठीक है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में विजिट कर रहा है, यंग बंदा है, बहुत अच्छा खेले। केएल राहुल 276 रन, 30 का एवरेज, और भी अच्छा जा सकता था, लेकिन लास्ट कुछ इनिंग्स पे उससे रन ही नहीं बना। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टार्ट होता इधर से। रोहित शर्मा का मैंने पहले कह दिया था 6.2 का एवरेज है, शुभमन गिल का 18.6, विराट कोहली का 23.75, ऋषभ पंत का 29.33, जडेजा का 27, फिर वाशी का 23।
किसी का परफॉर्मेंस ही नहीं है। एक वंस अगेन डेब्यूटेंट जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया है, पहली बार टेस्ट मैच खेल रहा था, नीतीश कुमार रेड्डी ने 298 बनाए 37 के एवरेज से। यही दो यंगस्टर, एक नीतीश कुमार रेड्डी, एक जसवाल, जिन्होंने रन बनाए। और एक इंटरेस्टिंग स्टेट्स देख लो, इंडिया के ओपनर्स का इस पूरे सीरीज में एवरेज है 36.4, व्हिच इज गुड। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में न्यू बॉल के साथ अगर 36.4 का एवरेज है, बहुत अच्छा है। फिर मिडिल ऑर्डर का एवरेज है 21.5, और लोअर ऑर्डर का जो एवरेज है वो है 23.4, जो मिडिल ऑर्डर से बेटर है। द प्रॉब्लम लाइज हियर कि मिडिल ऑर्डर से बैटिंग हुआ ही नहीं है। 21.5 जो लोअर ऑर्डर की बैटिंग से भी बहुत खराब है। अगर इस परफॉर्मेंस के बाद भी ये सब नाम ड्रॉप होना नहीं बनता है, तो फिर कब ड्रॉप होंगे? और अगर इनका ड्रॉप होना नहीं बनता है, तो पुजारा क्यों ड्रॉप हुआ था? और पुजारा वापस टीम में क्यों नहीं आ सकता? वो तो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी कर रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद पुजारा का लास्ट ईयर रणजी में 860 रन आया था, ऐसा मुझे शायद 860 एग्जैक्टली, मैंने फिगर चेकआउट नहीं किया, उसने कुछ था। टॉप स्कोरर में वो तो था, एक रिकी भुई था, एक शायद एन जगदीशन था तमिलनाडु का, और थर्ड में शायद पुजारा था। शायद इधर थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूं, लेकिन 800 के प्लस रन बनाया था पुजारा ने। तो फिर पुजारा को भी कंसिडर करो। अगर ये लोग ड्रॉप नहीं हो रहे, इतना खराब परफॉर्मेंस के बाद पुजारा एटलीस्ट डोमेस्टिक में जाकर रन तो बना रहा है, क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हो? बैटिंग तो कर लेता है, टेक्निक तो अच्छा है, टेक्निक तो अच्छा, थोड़ा स्लो खेलते, चलो स्लो खेलते हैं। फिटनेस बहुत लोगों का नहीं है, उसमें सवाल नहीं करते, बहुत लोगों का फिटनेस नहीं है। अभी भी अगर पुजारा ये टेस्ट में जाएगा, बहुत सारे प्लेयर जो अभी खेल रहे हैं उनसे ज्यादा मार्क्स पॉइंट्स लेकर आए। स्टीव स्मिथ का फॉर्म इतना खराब था एक 1.5 साल में, उसने भी करेक्ट टाइम में फॉर्म पिक कर लिया, 2 सेंचुरी मार दिया, 314 रन। आप सोचो, उनके टीम का कैप्टन पैट कमिंस, उनका परफॉर्मेंस देखो, हमारी टीम का कैप्टन रोहित शर्मा, उनका परफॉर्मेंस देखो, बोथ विद बैट एंड कैप्टनसी। फिर उनकी टीम का सबसे बड़ा टेस्ट बैटर स्टीव स्मिथ, उनका परफॉर्मेंस देखो इस सीरीज में। हमारे टीम का सबसे बड़ा टेस्ट बैटर, हमारे टीम का सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली का फॉर्म देखो। तो इधर दो डिपार्टमेंट में हम बहुत पीछे रह गए थे, बहुत पीछे रह गए थे। विराट कोहली का अगर कंट्रीब्यूशन देखो इस सीरीज पे, एक तो पर्थ में सेंचुरी, फिर सेकंड कंट्रीब्यूशन आया जब कॉन्स्टस को धक्का मारा है, तो थोड़ा बहुत बीजीटी को व्यूअरशिप मिला है, कॉन्स्टस को पॉपुलरिटी मिला है। फिर 10 दिन से क्राउड गाली दे रहा है, फिर क्राउड से आर्ग्यू कर रहा है, वही कंट्रीब्यूशन है। आज जब एज ए कैप्टन आया फील्ड पे, आज भी बू हुए जा रहा था, फिर पॉकेट दिखाया कि खाली है, सैंड पेपर नहीं है, बिना सैंड पेपर का विकेट नहीं ले सकते। तो आई थिंक हिज ऑन फील्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड परफॉर्म मोर देन इज बैट इन दिस टेस्ट मैच। डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, मुझे तो यही लगता है। बिना डोमेस्टिक का पता नहीं क्या होगा, डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। चाहे आप इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल लो, फिर इंडिया में आके रणजी खेल लो, लेकिन डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। आप डिस्कशन करते बॉलर्स पे, जसप्रीत बुमराह, बुमराह पे बारे में डिस्कशन ही नहीं बनता है, क्योंकि भगवान है, सच में भगवान है, डिस्कशन बनता ही नहीं। मैंने ये चीज पहले भी कहा था, मेरा एक ड्रीम है, ड्रीम नहीं हैबिट कह सकते हो, कि जो जो इंडियन क्रिकेटर्स मुझे सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट देता है क्रिकेट में, मैं सोच के रखा हूं कि उनका टैटू बनाऊंगा। एक तो आ गया टैटू 2011 वर्ल्ड कप के बाद, दूसरा मतलब 2011 वर्ल्ड कप के बाद टैटू नहीं बनाया, मतलब उनमें जिसने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दिया, उन एक क्रिकेटर का मेरा टैटू है, उनका मेरे बॉडी पे उनका टैटू है। दूसरा मैंने सोच के रखा था कि कोहली का बनाऊंगा जब 100 सेंचुरी मारेगा। ठीक है, वेट कर रहा हूं अभी भी, जब 100 सेंचुरी मारेगा। अगर नहीं बनाएगा तब भी बना लूंगा, जब रिटायर होंगे तब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बुमराह का टैटू मेरे बॉडी पे पहले आ जाएगा, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। 32 विकेट्स इस सीरीज पे, 13 का एवरेज, मैन ऑफ द सीरीज लूजिंग कॉज में आए। आप सोचो उस बंदे को क्या फील होता होगा। 151 ओवर्स डाला है, इंजर्ड हो गए आपकी वजह से, और क्या करे, मर जाए, लेट जाए पिच पे, और कुछ कर ही नहीं सकता वो बंदा, और कुछ कर ही नहीं सकता है। लूजिंग कॉज पे आए, इसलिए बुरा लगता है। मेरा इधर एक टेक है, क्या जसप्रीत बुमराह बेन स्टोक्स की तरह आईपीएल सेक्रीफाइस कर सकता है? क्या जसप्रीत बुमराह डिसीजन ले सकता है कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, जितने भी साल मेरे पास है, जितने भी फिटनेस मेरे पास है, मैं सिर्फ इंडियन क्रिकेट को ही दूंगा? क्योंकि मैं समझा तो आपको, अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, ठीक है, दुआ करता हूं वो खेले, वरना बहुत खराब हाल हो सकता है हमारा। चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद आईपीएल चलेगा 1.5-2 महीने, फिर इंग्लैंड में 5 टेस्ट सीरीज। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या बुमराह खेल पाएंगे लगातार इतना लंबा लंबा टूर, इतना लंबा लंबा सीरीज? नहीं खेल पाएंगे। जब हमने हार्दिक को T20 में कैप्टन नहीं बनाया, क्या कहा अजीत अग्रकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे, कि हार्दिक इंजरी प्रोन है, तो हमें एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो हमेशा अवेलेबल हो। फिर तो ये बुमराह के लिए भी एप्लाइड है ना।
अगर हार्दिक टी20 में कैप्टन नहीं बना तो बुमराह को भी टेस्ट में कैप्टन नहीं बनना चाहिए। इस लॉजिक से, अगर करके लॉजिक से मैं ये कह रहा हूं, तो बुमराह को फिट रखना बहुत जरूरी है अगर उनको कैप्टनसी करना है टेस्ट मैच पे। फिर अगर आईपीएल खेलेंगे, इतना लंबा लंबा सीरीज खेलेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो फिट होंगे। आपने बांग्लादेश वाला सीरीज भी उनको उनको उनसे खिलाया, एक भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं तो चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बीसीसीआई को, जितना पैसा बुमराह को मिलता है आईपीएल से, उसका डबल पैसा दे दो। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, डबल पैसा दे दो और कहो कि भाई तू आईपीएल मत खेल, जितना भी साल है तेरे पास तो इंडियन क्रिकेट को दे, वरना तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा टेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब सेकंड पेसर्स, दूसरे पेसर्स की बात करते हैं। हेजलवुड जो उनका प्राइम बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन लास्ट फ्यू इयर्स, वो बाहर हो गए थे। उनके जगह उनका थर्ड पेसर आया, उनका फर्स्ट पेसर स्टार्क, सेकंड पेसर कमिंस, थर्ड पेसर आया है स्कॉट बोलैंड, जिन्होंने 3 मैच पे 21 विकेट्स लिया, 13 के एवरेज, एक्जैक्टली 13 भी नहीं है, 12.9 के एवरेज, शायद बुमराह से 0.1 एवरेज कम है। 3 मैच पे 21 विकेट। आप सोचो परफॉर्मेंस क्या है। हमारा थर्ड पेसर कौन था? कभी आकाशदीप, कभी हर्षित राणा, कभी प्रसिद्ध कृष्ण। आप सोचो क्या हाल है हमारा। और हमारा जो सेकंड पेसर है सिराज, लिया तो है 20 विकेट, नो डाउट इन दैट। और सिराज लास्ट 3 इनिंग्स में बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, ओवर्स भी बहुत डाला, शायद 157 ओवर्स डाला है, बहुत ओवर्स डाला है। लेकिन सिराज का 100 के ऊपर का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन के अगेंस्ट इस पूरे सीरीज में। ये अगर लास्ट के 3 इनिंग्स छोड़ दो, बाकी की इनिंग्स में 100 के ऊपर का एवरेज था टॉप ऑर्डर बैट्समैन के हिसाब से, और इकोनॉमी 4 के ऊपर। ये हाल है, 4 के ऊपर की इकोनॉमी टेस्ट मैच पे। ऑलराउंडर्स पे आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने एज ए बॉलर 10 इनिंग्स में 5 विकेट लिए सीरीज में, 4.31 की इकोनॉमी है, जो बहुत ज्यादा है। अब नीतीश का सिलेक्शन इस सीरीज से पहले इसलिए हुआ था कि वो बैटिंग भी कर सकता है, वो बॉलिंग भी कर सकता है, वो हमारा फोर्थ पेसर होगा। अगर वो रोल देखो फोर्थ पेसर का, वो नीतीश कुमार रेड्डी दूर दूर से कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी, आईपीएल के टाइम से कह रहा हूं। बैटिंग में जो किया है शायद ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग डेब्यू पे करना, बट बॉलिंग से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। और वो चीज हम नीतीश कुमार रेड्डी को ब्लेम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। उसका फर्स्ट क्लास का जो एक्सपीरियंस है बहुत कम है, और पहली बार खेलने गया, उसको बॉलिंग पे और भी काम करना पड़ेगा। शायद इधर आपने एक जो ब्लंडर किया है वो है कि शायद शार्दुल ठाकुर का सिलेक्शन हो सकता था। इसलिए क्योंकि अगर शार्दुल ठाकुर जैसा प्लेयर है ना, वो शायद ऑन एवरेज हर एक मैच पे 25-30 रन आपको बना के भी दे सकता है बैट से। 50-100 चाहिए भी नहीं शार्दुल ठाकुर से, 25-35-40 मोर देन एनफ। और वो हर एक मैच पे 2 इनिंग्स मिला के 4 से 5 विकेट ले भी सकता है। तो अगर शार्दुल ठाकुर खेलता है इस सीरीज पे, शायद उसका 150-160 रन भी होता, और शायद 15-20 विकेट्स भी होता। वो बाहर की कंडीशन में बहुत अच्छा बॉलिंग करता है। तो जो एक प्रेशर होता ना बॉलर से, जो रहा इस पूरे सीरीज पे बुमराह को छोड़ के, वो थोड़ा खत्म हो जाता। नीतीश कुमार रेड्डी एज ए प्योर बैट्समैन खेल सकता था, नो डाउट, लेकिन जो आपने दो स्पिनर खिलाए, उसकी जगह एक शार्दुल ठाकुर भी हो सकता था। उधर एक ब्लंडर हुआ है, और मैं चाहता हूं आप नीतीश कुमार रेड्डी को एज ए प्योर बैट्समैन लेके जाओ इंग्लैंड में, नो डाउट इन दैट, लेके जाओ और बॉलिंग भी करवाओ उससे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शार्दुल ठाकुर को भी लेके जाओ, मेरा ये मानना है। टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छा कर सकते हैं। वो ट्रिक हमने मिस किया कहीं से, तो क्योंकि आपको ये देखना ना कि बाहर जाके हमें फोर्थ पेसर का जो रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद बैट से ज्यादा बॉल से इंपॉर्टेंट, कि बॉल से वो क्या करेगा, ये चीज है। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। जब दिलीप ट्रॉफी रखा गया था बांग्लादेश सीरीज से पहले, जो बड़े बड़े नाम है उन्होंने खेला नहीं है। मुझे बस विराट कोहली से एक ही रिक्वेस्ट है, खेल लो। आप इंग्लैंड में रह रहे हो, कोई बात नहीं, आप काउंटी क्रिकेट खेल रहे हो, साई सुदर्शन खेलता है, पुजारा खेलता है, पृथ्वी शॉ खेलता है, चाहल खेल रहा है, तो आप खेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको हाई नोट पे फिनिश करना चाहिए करियर। 3 साल है शायद आपके पास, 3-4 साल, 4 साल शायद नहीं है, 3 साल में मान के चल रहा हूं आपके पास है क्रिकेट। 3 साल में सब कुछ दे दो, सब कुछ। आप अपने टेम्परामेंट, आप अपने टेक्निक पे काम करो। बहुत कम टाइम है, कब ड्रॉप हो जाओगे किसी को नहीं पता। एटलीस्ट जब ड्रॉप हो जाओगे, ऐसा फीलिंग आना चाहिए ना कि मैंने सब कुछ दिया है। एक देखो, अब बहुत लोग कहेंगे कि कोहली को जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया। हाँ, मैं मानता हूं कर लिया, लेकिन क्या वही लिमिट है? नहीं, कोहली का लिमिट और भी ऊपर है। वो और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं मेरे भाई, उनका फिनिश नहीं हुआ है। अगर आप मान के चल रहे हो कि इधर तक ही था, यही बहुत कुछ हो गया है, नहीं नहीं, और भी कर सकते हैं। अब वो विराट कोहली पे डिपेंड करते हैं कि क्या वो अचीव करना चाहते हैं, क्या वो लिमिट को क्रॉस करके थोड़ा और भी ऊपर जाना चाहते हैं, तो उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
3 साल के बाद फैमिली ही फैमिली है, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। आपको ना कोई मीडिया डिस्टर्ब करेगा, ना कोई डिस्टर्ब। आप इंग्लैंड में रहो, मुझसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 साल में सब कुछ दे दो जो आपको हो सके। मतलब आप डिसाइड कर लो कि आपको एक आईपीएल ट्रॉफी जीतना है या फिर अपने टेक्निक, टेम्परामेंट में काम करके इंडिया के लिए और भी बेटर करना है, नॉट ओनली इन ओडीआई क्रिकेट, आल्सो इन टेस्ट क्रिकेट। मैं तो यही चाहता हूँ। सेम गोज़ फॉर गौतम गंभीर, ठीक है? जितना हाइप उन्होंने आईपीएल में बनाया, पूरा का पूरा हाइप का मर्डर कर दिया उन्होंने, ठीक है? और आप पूरे तरीके से उनको शायद ब्लेम भी नहीं कर सकते, टीम को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन गंभीर का सिलेक्शन, मैनेजमेंट जो भी है, थोड़े बहुत तो बायस्ड डिसीजंस थे हर एक चीज़ में। उनको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिला है, उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर परफॉर्मेंस भी चाहिए। अगर आप किसी को ट्रस्ट करके इतना ज़्यादा अथॉरिटी दे रहे हो कि आपके हिसाब से जो भी बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच जो भी चाहिए आप लेके जाओ। जो भी प्लेयर्स पे आपको भरोसा है, जिनको हमने परफॉर्मेंस करते हुए नहीं देखे डोमेस्टिक पे, बहुत कम एक्सपीरियंस है, जबकि बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर, अच्छे-अच्छे प्लेयर डोमेस्टिक में बैठे हैं। अगर आप कह रहे हो वो चाहिए और सिलेक्टर्स आपको दे रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि परफॉर्मेंस निकालो उनसे। ठीक है? मेरा तो यही मानना है, टेक ब्रेव डिसीजंस, टेक बोल्ड डिसीजंस, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम खड़े हैं आपके साथ, लेकिन फिर अनबायस्ड डिसीजंस भी लो। ठीक है? जो डिजर्व करते हो उनको भी पिक करो। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है गौतम गंभीर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ वो अच्छा करेंगे। थोड़ा बहुत रूड और एरोगेंसी जो है उसको थोड़ा दूर रखो। हम आपके लिए बात करेंगे, आप बस परफॉर्मेंस करके दिखाओ। आप अच्छा करो बस। आपके इंटेंशन पे कोई भी कभी डाउट नहीं करता है। वो सबको पता है कि गौतम गंभीर का इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर है। मतलब उनका गोल तो क्लियर है, बस गोल पे पहुँच नहीं रहा है और फिर बातों से उसको घुमाता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब उनको वो है ना कि एक ईगो इश्यू बहुत है कि खुद को डाउन नहीं करना है, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ, ये होता है बहुत, मतलब होता है, सब मैन में तो ये चीज़ होता है। बस यही एक प्रॉब्लम है, बाकी कुछ कहना नहीं है मुझे इस सीरीज़ पे। सर मतलब दुःख मुझे बहुत होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए वीडियो भी शायद थोड़ा लेट आएगा और बहुत बड़ा वीडियो है। मैं सोच रहा था कि क्या किस बारे में ज़्यादा बात करूँ? तो ओवरऑल मैंने ये समरी बनाया इस सीरीज़ का, जो मुझे लगा ये कुछ मेजर फैक्टर था इस सीरीज़ के पीछे, ठीक है? मैं आप सबसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, लव इंडियन क्रिकेट बट नॉट ब्लाइंडली, है ना? बहुत ज़्यादा प्यार दो, बट आल्सो कीप सपोर्टिंग गुड क्रिकेट, कीप सपोर्टिंग गुड क्रिकेटर्स। चाहे वो कोई भी कंट्री से हो। मैं एक रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। 2-3 दिन पहले न्यूज़ आया था कि सैम आयूब जो पाकिस्तान का ओपनर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बच्चा है अभी भी, वो इंजर्ड हो गया है और शायद चैंपियंस ट्रॉफी मिस करेगा। जो सुन के मुझे एक्चुअली बहुत दुःख हुआ और मैं अपने दोस्त के साथ वो बात कर रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि सैम आयूब बुमराह के सामने कैसा खेलता है, इंडिया के अगेंस्ट कैसा खेलता है। जो पाकिस्तान है वो मतलब मैं नहीं चाहता एक फालतू का टीम लेके आ जाए। वन साइडेड मैच पे क्या मज़ा आता है, किसको मज़ा आता है? बीजीटी देखने में इतना मज़ा क्यों आता है? क्योंकि 2 बड़े ओपोनेंट्स, बड़े-बड़े प्लेयर्स खेल रहे होते, है ना? वरना बांग्लादेश वाला सीरीज़ में इतना ही मज़ा आता। तो मैं चाहता हूँ सब स्ट्रॉन्ग टीम लेके आए, हम उनको हराएँ, तब मज़ा आता है ना। टी20 वर्ल्ड कप में मज़ा क्यों आया? क्योंकि हमने अच्छा क्रिकेट खेला है, हमने जीता है, हमने बड़े-बड़े टीम को हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हमने इंग्लैंड को हराया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे क्रिकेटर्स को सपोर्ट करो, चाहे वो कहीं से भी हो। इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।